जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी ऑनलाइन अवेलेबल जो आईटीआर यूटिलिटी हैं वो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अभी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 शुरू नहीं हुई है। आई होप विद इन अ वीक ये भी स्टार्ट हो जाएगी। बट जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाएँ तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के ही आईटीआर फाइल करें, क्योंकि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आने का चांस रहता है। या फिर जब आप रिफ़ंड की आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका रिफ़ंड नहीं आता है, या फिर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो ये क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट इसकी रहेगी, 15 या 16 पॉइंट यहाँ पर मैं कवर करूँगा। तो फटाफट सारे ही पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। आप जो है इन सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो सबसे पहले तो जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएँ, अपना 26 एएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें। इनको चेक करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। अब 26 एएस कैसे चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपका टीडीएस की डिडक्शन की पूरी डिटेल मिल जाती है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी सारी तरीके की इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके एक्सपेंडिचर मिल जाते हैं। तो दोनों को आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। आप कई बार क्या करते हैं, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ अगर आपको आईटीआर 2 फाइल करना है तो आप आईटीआर 1 फाइल करने की कोशिश करते हैं, या आईटीआर 3 फाइल करना है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर लेते हैं। तो जब आप गलत आईटीआर फॉर्म चूज़ करके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो वहाँ पर आपको 15 दिन के अंदर उस डिफेक्ट को जो है रेक्टिफाई करके दोबारा से रिटर्न फाइल करनी होती है। इसी तरीके से इग्नोरिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका बैंक का सेविंग का इंटरेस्ट है, या एफडी का इंटरेस्ट है, या फिर आरडी वगैरह है, उनके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, या इसके अलावा कोई बॉन्ड्स वगैरह पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, और ये आपको टैक्सेबल होती है। तो इस तरीके की इनकम आप जब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है उसमें आपको नज़र आ जाती है। इसलिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि ये सारी इनकम वहाँ पे आपको जो है नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा नॉट रिपोर्टिंग कैपिटल गेन। कई बार क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, म्यूचुअल फंड को सेल करने से, शेयर को सेल करने से, क्रिप्टो वगैरह को सेल करने से। तो आप उसको जो है रिपोर्ट नहीं करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, या रिपोर्ट करते हैं तो गलत अमाउंट से रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है इनकम टैक्स नोटिस आने का चांसेस बना रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी फॉरेन में एसेट है, इनकम है, या कोई आपका अकाउंट है जो कि डोरमेंट अकाउंट क्यों ना हो, तो आप उसको ज़रूर इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करें। कई बार आप क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी डिडक्शंस आपको मिलती हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, या फिर एचआरए के एग्जम्पशन वगैरह आप क्लेम कर लेते हैं। तो आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया नहीं होता, या आप एक्चुअल में रेंट जो है वो कम पे करते हैं, बट एग्जम्पशन या डिडक्शन को क्लेम करने के लिए हायर साइड में आप जो है गलत अमाउंट वहाँ पर शो कर देते हैं, जिसका आपके पास प्रूफ नहीं होता है। तो ऐसा भी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स जो है इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है, और अभी नोटिस भी सेंड कर रहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने पास्ट में एचआरए जो हैं वो क्लेम किया है। इसके अलावा देखिए, आपकी बहुत सारी एग्जम्प्टेड इनकम होती हैं, तो एग्जम्प्टेड इनकम को ज़रूर आप डिस्क्लोज़ करें। अब एग्जम्प्टेड इनकम को आप कैसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इग्नोरिंग क्लबिंग प्रोविज़न। देखिए क्या होता है, जब आपका कोई माइनर चाइल्ड है या स्पाउस है, उसको जो इनकम होती है उसकी इनकम आपको ही टैक्सेबल होती है, इसलिए आपको ही दिखानी होती है। सपोज़ करें आपने अपनी वाइफ के नाम से एक एफडी करा दी 10 लाख रुपए की, उसके ऊपर 7% अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लेता हूँ, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 70,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया। तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो आपकी वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। इवन एफडी अपने वाइफ के नाम से करा रखी है, वो इनकम के ऊपर क्लबिंग और प्रोविज़न के जो प्रोविज़न हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, और वो आपकी इनकम मानते हुए आपको ही अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। नॉट वेरीफाई द आईटीआर तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो एक की जाती है। जैसे ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेते हैं, विद इन 30 डेज़ आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरिफिकेशन करना होता है। आपके पास आधार ओटीपी वगैरह आ जाता है और आप ई वेरीफाई करा लेते हैं, बट आप क्या करते हैं, करवाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो आप क्या करते हैं, जो ड्यू डेट होती है आईटीआर फाइल करने की, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे इस बार तो 31 जुलाई को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है, बट 15 सितंबर के बाद जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो बहुत सारे नुकसान आपको होते हैं। आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो है बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे, वहाँ 5,000 की पेनल्टी है, 1,000 रुपये की पेनल्टी है, इंटरेस्ट पे करते हैं। दूसरा, अगर आपको लॉसेस होते हैं तो बिलेटेड आईटीआर के अंदर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन सी मिस्टेक और आपके द्वारा की जाती हैं। जैसे क्या होता है कि जब आपकी आईटीआर का फॉर्म है, उसमें आपने जो पर्सनल डिटेल्स दी होती हैं वो इनकरेक्ट होती हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। क्योंकि जब आप गलत
इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे देंगे तो आपके जो मैसेज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने होंगे उसी मोबाइल नंबर या उसी मेल आईडी पर जाएंगे या उसी एड्रेस पर जाएंगे जहाँ पर आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस केस में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसी तरीके से रॉन्ग बैंक अकाउंट डिटेल, तो देखिए जब भी आपको रिफ़ंड क्लेम करना होता है तो आप हमेशा ध्यान रखें आप सही बैंक को वैलिडेट करवाएं। अगर आपका बैंक सही वैलिडेटेड नहीं है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, आईएफएससी कोड गलत है, तो भी आपको दिक्कत आती है, आपका रिफ़ंड नहीं आता है। तो बैंक आपको कैसे वैलिडेट करना है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, 1 बैंक अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट है आप सबको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज़ करके चलें। कई बार आपका जो टीडीएस का डेटा है उसमें एरर आ जाता है, कई बार आपका जो 26 ईयर्स है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पर आपको सारे ही टीडीएस की इन्फॉर्मेशन जो है नज़र आ जाती है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें, उस डेटा को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ से क्रॉस चेक करने के बाद ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि आपका किसी भी तरीके का टीडीएस का नुकसान ना हो आपको रिफ़ंड लेने में या फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको एडजस्ट करने में। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि जनरली हर टैक्स पेयर्स के द्वारा की जाती हैं, तो आप भी इनको ध्यान में रख के ही अपनी आईटीआर को फाइल करें। तो